रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगी शायें बहार के। तो आइए आज देखते हैं विज्ञान, कौन से विज्ञान, रसायन विज्ञान के वो प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा उन दोनों के लिए वो विकल्प बहुविकल्प प्रश्न लाए हैं जो आप कर लेंगे तो आप दोनों जगह सफल होंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप अभी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और आपके पास एनसीईआरटी के बुक में ऐसे प्रश्न का भरमार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस नंबर 6। क्या क्वेश्चन है, कितने आपको आंसर आते हैं बताइएगा ज़रूर, सब अपने ईमानदारी से करके बताइएगा। चलिए 12 क्वेश्चन। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पढ़िए प्रश्न, गलत पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? पहला, शून्य कोटि अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर 0.0693 अपन के। तो जल्दी से बताइए, काउंटडाउन स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। तो चलिए, आपका आंसर आने के बाद जो आपने चुना है सी को तो करेक्ट चुना है। देखिए, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ये कह रहा है कि हो सकती है, कभी हो सकती है क्या? नहीं। और सभी जो है वो सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। पूछा है असत्य यानी गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है और सभी सही है। जैसा प्रश्न वैसा आंसर देना है। अगला क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कब, जब एक क्वेश्चन से 2-3 कंसेप्ट उसमें रहता है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है। पहली बात तो आपको ये आना चाहिए कि ये जो एक मोल क्या आना चाहिए, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। एक मोल MnO4 मैग्नेट आयन को मैग्नीज डाइऑक्साइड में अपचयित करने के लिए आवश्यक आवेश है 1 फैराडे, 3 फैराडे, 5 फैराडे, 6 फैराडे। जल्दी बताइए। देखिए इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, समझिएगा। पहली बात, ये MnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया, +7 है। और फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड जब बन रहा है तो इसमें भी कितना है, +4 है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि ऑक्सीकरण संख्या आपको आएगा निकालने, तभी आप बता पाएंगे। अब जब ये मैग्नेट से मैग्नीज डाइऑक्साइड में बदल रहा है तो +7 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जब इसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तब। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो नंबर यहाँ लिखा रहता है बैलेंसिंग में, वो 1 2 या 3 जो लिखा रहता है वो मोल में रहता है। तो 1 मोल मैग्नेट पर मैग्नेट किस में बदल रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है, ठीक है ना। और 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कूलाम में दिया है तो यहाँ फैराडे में पूछा है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, 3 फैराडे के। तो ऑप्शन नंबर किस में है, वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। आंसर नंबर बी 3 फैराडे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार इसको और देखिएगा, फिर डाउट है तो पूछिएगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सरल क्वेश्चन है, क्लास 11th के लिए है। किस स्टैंडर्ड के लिए, क्लास 11th के लिए है। आर्गन 18 तक होता है, 3D10 18 10 28 28 और 4s1 एक 29, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 29 इलेक्ट्रॉन। और 29 इलेक्ट्रॉन वाले यानी 29 इलेक्ट्रॉन मतलब 29 प्रोटॉन। 29 प्रोटॉन का मतलब कौन सा है परमाणु क्रमांक वाला, कॉपर है कि जिंक है कि मैग्नीज है कि क्रोमियम है। आसान है, आंसर नंबर ए कॉपर, ठीक है ना। अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चौथा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, अणुओं की संख्या जो किसी प्राथमिक अभिक्रिया में परस्पर अभिक्रिया करते हैं एक माप होती है, किस कौन सी माप होती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन जल्दी देखिए, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्रिक की, अभिक्रिया की आणविकता की, अभिक्रिया की कोटि की, किसकी माप है ये। प्राथमिक अभिक्रिया में परस्पर अभिक्रिया क्रिया करते हैं तो अणुओं की संख्या को उसको क्या कहते हैं, तो जल्दी बताइए, काउंट डाउन कर दें, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर आपने लगाया सी, तो बहुत अच्छा लगाया, ठीक है ना, क्योंकि उसी को क्या कहते हैं, उसकी आणविकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए, और सबका तो जानते ही होंगे, सक्रिय ऊर्जा क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, कोटि क्या है, बताने की आवश्यकता है क्या, नहीं ना।
चलिए, ये तो आपका रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन बोर्ड के मद्देनज़र और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए। चलिए, प्रतिचुंबकीय स्पीसीज है। देखिए, स्पीसीज का हिंदी स्पीसीज लिखा है। केमिस्ट्री में स्पीसीज का मतलब क्या होता है? बोलिए। स्पीसीज का मतलब अवयव। अवयव में आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं स्पीसीज में। तो जल्दी बताइए कौन सा स्पीसीज है जो प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक है? ऑप्शन है आपका निकिल टेट्रासाइनो निकिल निकलेट सेकेंड, और टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड, हेक्सा साइनो या साइनाइडो आयरन थर्ड, और हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड। तो जल्दी बताइए, उसमें एटॉमिक नंबर आपको सहायता के लिए दे दिया है। तो आपने पढ़ा होगा ना DsP2, ये क्या होता है? प्रतिचुंबकी वाला। क्या होता है? प्रतिचुंबकी। ये प्रश्न तो ज़्यादा आपको बहुत जगह मिलेंगे। इसका संकरण मिलेगा, इसका प्रतिचुंबकी या चुंबकीय गुण मिलेगा। तो ये दो चीज़ तो ज़रूर पढ़िएगा। इसका एक और है क्या? NiCO का होल 4। ये 3 कंपाउंड है जो आपको इसमें क्या क्या पूछता है? संकरण। इसमें क्या है? संकरण है DsP2। इसमें क्या है? sp3। इसमें क्या है? DsP2 है, DsP2। और NiCO होल 4 में क्या है? sp3। तीनों का क्या पूछता है? ज्यामिति पूछता है, संकरण। तो यहाँ पर क्या पूछा है? प्रतिचुंबकी कौन है? जो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो? युग्मित होंगे, वो प्रतिचुंबकी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप सबका चेक करेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समय मिलेंगे, इसी में क्या होगा? सभी युग्मित मिलेंगे। मैं जो बता रहा था आप समझ गए होंगे। ये दो तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, चौथा आपको, तीसरा आपको जानना पड़ेगा, इसका भी आप जान लीजिएगा। ठीक है ना, कि संकरण क्या है? ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा वेस्पर थ्योरी के, सॉरी VBT थ्योरी के लिए या एग्जाम्पल में। अगला छठा क्वेश्चन है, संकुल आयन CO NH3 का होल 5 है NO2 2+, तथा CO NH3 का होल 5 ONO, यहाँ पर क्या है? NO2, यहाँ पर क्या है? ONO +2 है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, आयनन समायवी, बंधनीय समायवी, उपसंयोजन समायवी, ज्यामिति समायवी। जल्दी बताइए। यहाँ कुछ सब कुछ सेम, यहाँ कुछ सब कुछ सेम, बस यहाँ ONO, यहाँ NO2। तो NO2 में कौन सा देगा? एक बार नाइट्रोजन देगा, एक बार ऑक्सीजन देगा। तो दो लिगेंड, एक ही लिगेंड में दो दाता परमाणु होते हैं, उभयदंती लिगेंड है। उभयदंती में एक बार N से देगा तो क्या कहलाता है? एक बार O देगा तो क्या कहलाएगा? ऐसे समझौता को क्या बोलते हैं? बंधनीय समझौता कहते हैं। क्लियर है? लिंकेज समझौता। ठीक है, क्लियर है? इसमें नाइट्रो पढ़ेंगे, इसमें नाइट्रो ओ पढ़ेंगे, नाइट्रो N नाइट्रो O, नाइट्रो N नाइट्रो O, नाइट्रो N नाइट्रो O। ठीक है, चलिए 7, द्वितीयक एल्कोहल की क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलिए महाराज, जल्दी बोलिए। तो ऑप्शन दिया है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर। काउंटडाउन शुरू करें, 1 2 3 4 5, 5 तक में आपको बताना था। तो द्वितीयक एल्कोहल है, यदि प्राथमिक एल्कोहल होता तो एल्डिहाइड बनता, लेकिन द्वितीयक है तो कीटोन बनेगा। और क्रोमिक ऑक्साइड है, न कि पोटेशियम परमैंगनेट है, तो क्रोमिक ऑक्साइड कहाँ जाके रोक देगा? कीटोन पर जाके रोक देगा। यदि KMnO4 होता तो क्या बनाता? कुछ और बनाता, देखा जाता, लेकिन क्रोमिक ऑक्साइड है तो कीटोन बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा? बी। क्लियर है? अगला IUPAC नाम से आ गया फिर से। निम्नलिखित के लिए कौन सा सही IUPAC नाम है? इस संरचना के लिए ऑप्शन दिया है, मेथिल क्लोरोबेंजीन, टालुइन, 1-4 मेथिल बेंजीन, 1-4 क्लोरोबेंजीन। जल्दी बताइए, काउंटडाउन, 1 2 3 4 5, बताइए। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग CL से करिए, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर क्या है? क्लोरो, 4 पर क्या है? मेथिल, और ये इसको क्या नाम देंगे? बेंजीन। ठीक है ना, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। क्यों इसको 1 दिए हैं, इसको 4 क्यों दिए? क्योंकि मेथिल का किससे अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है? M से, और क्लोरो के लिए C से। तो C अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इसलिए, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स मान लिया जाता है, प्रतिस्थापी, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। चलिए 9th क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है? यह है सिंगुलर बहुवचन दोनों यूज किया गया, सा से। कौन सा, कौन से? ध्यान दीजिएगा। सा से, एक वचन के लिए सा, बहुवचन के लिए से, एक वचन के लिए है, एक बहुवचन के लिए है। जल्दी देखिए, अंडे की सफेदी का स्कंदन, दही का जमना, रक्त का थक्का बनना, A और B दोनों। तो कौन सा प्रक्रिया में प्रोटीन का क्या होता? विकृतीकरण होता, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन,
जल्दी ऑप्शन बताइए, काउंटडाउन शुरू कर दें। 1 2 3 4 5। चलिए, यदि ऑप्शन आपने लगाया है डी, यानी अंडे के सफ़ेदी का स्कंदन होना और दही का जमना, दोनों ही क्या है, विकृतीकरण का उदाहरण, जबकि रक्त का थक्का जमना ये अलग फेनोमेना यानी घटना है। ये है ताप का परिवर्तन द्वारा होता है और ये पीएच मान के परिवर्तन द्वारा होता है। तो तापमान या पीएच में परिवर्तन के कारण प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी का घटना क्या कहलाता है, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। बायोमॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ें, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, फिनॉल का सैलिसिलिक अम्ल में रूपांतरण निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? जल्दी ऑप्शन बताइए, कौन सा लगाएंगे? ज़ाइमर-टिमन रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, युग्मनन अभिक्रिया। ऑप्शन 4 है, सेकेंड 5 है। 1 2 3 4 5। तो 5 तक गिनने के बाद आपको आ गया है तो ठीक, नहीं आए तो लीजिए ऑप्शन नंबर सी, कोल्बे अभिक्रिया। अच्छा, राइमर-टिमन अभिक्रिया में बनता क्या है भाई? राइमर-टिमन में क्या बनता है? सल्फाल्डिहाइड। और कोल्बे में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। हालांकि यदि राइमर-टिमन में क्लोरोफॉर्म की जगह पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड बन सकता है, लेकिन साधारणतः सैलिसिलिक राइमर-टिमन में क्या यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म और NaOH, ठीक है ना। यदि क्लोरोफॉर्म की जगह पर कौन सा यूज कर देंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH, तो क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है ना। तो फिनॉल को किससे कराते हैं अभिक्रिया? फिनॉल को पहले NaOH के प्रेजेंस में सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं, फिर CO2 से रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ? CO2 के साथ। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बायोमॉलिक्यूल से फिर है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? सबको पता होगा, जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, एस्कॉर्बिक अम्ल, और ऑप्शन में क्या है? ग्लूटामिक अम्ल। जल्दी बताइए, इसमें दे दिया है किस तरह से? IUPAC विटामिन के 2 नाम दिया है, एक का रासायनिक नाम दे दिया है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। तो विटामिन सी, जिसको क्या नाम देते हैं? स्कॉर्बिक एसिड या अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्कर्वी रोग, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग, स्कॉर्बिक अम्ल, और इसको विटामिन के रूप में देता तो विटामिन सी, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन सी का स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा कमेंट सेक्शन। आपके सुझाव और इसी तरह से प्रश्न आंसर के लिए खुला है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बहुत प्रेशर के साथ इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, तो भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एक सारे जो बॉन्ड होते हैं ना, बिल्कुल एक साथ यूज हो रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ अभी कैसे। देखिए कैसे। न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड? एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानोसिन साइटोसिन के साथ। क्या कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से। तो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध, और ग्वानोसिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध। कितने? 3। तो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। क्लियर है? अच्छा, अब ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, और फास्फोडाइस्टर बंध क्या होते हैं? आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट, बायोमॉलिक्यूल से ग्लाइकोसिडिक बंध, पेप्टाइड बंध, फास्फोडाइस्टर बंध, तीनों किसको कौन बांधता है? इसका प्रश्न का आंसर तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ग्लाइकोसिडिक बंध किसको बांधते हैं? पेप्टाइड बंध किसको बांधते हैं? फास्फोडाइस्टर किसको बांधते हैं? ठीक है ना। तो बताएंगे ना, यदि जिसको इसकी इस समय आवश्यकता है, क्या उनके पास ये वीडियो पहुंचाएंगे ना? पहुंचाएंगे कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? बोल नहीं सकते? लिख सकते हैं तो लिखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो जैसा भी लगा हो आपको, जैसा भी आप सुझाव देना चाहते हैं, आपका सुझाव ज़रूर पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।